Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. ये बेपरवाह बादल जाने किस पहाड़ को चूम हवा पे सवार हो यहां पहुंचा हो। ना जाने कितनी सदियों से व्यापारियों का ये काफिला इस रास्ते से ला रहा है सैकड़ों कहानियां। ना जाने कितनी मुद्दत से खामोश बैठे ये पहाड़ देख रहे हैं जिंदगी के इस कारवां को जो हमेशा बढ़ता और बदलता रहता है। लद्दाख का ये चेहरा अनछुआ है वक्त के पड़ाव से, मगर गुजरे वक्त की सिलवटें तह दर तह खुलती हैं यहां के खाने में। हिंदुस्तान के सर पे एक मुकुट सी शोहरत लिए बैठे कश्मीर का खाना उतना ही मशहूर है जितने यहाँ के पहाड़ और वादियां। और जहाँ एक और फारसी और कश्मीरी पंडित सभ्यता और नजाकत का चरम देखने को मिलता है गुलमर्ग और श्रीनगर में, वहीं पहाड़ों के सिलवटों में बसा मीलों तक फैला लद्दाख सदियों से हिंदुस्तान की ढाल बनता आ रहा है जो इसकी रक्षा करता है मौसम और हमलावरों के थपेड़ों से। लद्दाख शब्द का अर्थ है दर्रों का देश, द लैंड ऑफ पासेस। और कभी इसका जिक्र मिलता है किंगडम ऑफ गुगे के संदर्भ में, जो तिब्बत का एक हिस्सा था। कुछ लोग इसे छोटा तिब्बत भी कहते हैं। और एक बहुत बड़ा फैला हुआ जिला है जो जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा है, मगर इतना दुर्गम बर्फीला रेगिस्तान है, जाना इतना कठिन था यहाँ कि कोई यहाँ अपनी हस्ती बना के रख नहीं सका। तो यहाँ हमले बहुत लोगों ने किए, तिब्बत तक पहुँचने की कोशिश यहाँ के रास्ते की, मगर जम्मू कश्मीर राज्य का ये हिस्सा रहा है। मगर वो 3 हिस्से उस राज्य के हमेशा अलग अलग रहे हैं। लद्दाख वाला हिस्सा अलग, कश्मीर की श्रीनगर की घाटी वाला हिस्सा अलग और जम्मू का हिस्सा अलग। इनमें सबसे बड़ा फैला हिस्सा लद्दाख वाला हिस्सा है। इतनी ऊंचाई, सर्दी और असमतल जमीन के सामने जीवन का पनपना लगभग असंभव है, मगर मुश्किल से मुश्किल हालात भी इंसान के हौसले के आगे पस्त हो जाते हैं। लद्दाख में हमेशा से ही इंसानों का आना जाना लगा रहा है और इस सिलसिले का सबसे पहला अध्याय है यहाँ आ बसे दर्द समुदाय के लोग जो इंडो आर्यन और ग्रीक नस्ल के थे। आज से 2300 साल पहले सिकंदर के समय से ही इस समुदाय के बारे में बाहर मुल्क के लोग लिखते आ रहे हैं। उनका ये मानना है कि वो मंगोलॉइड लोग नहीं हैं, वो उन आर्यन कॉकेशियन स्टॉक के वंशज हैं, तो शायद सिकंदर की कोई भटकी सेना के सदस्य थे जिनके वंशज वो हैं। अगर आप देखें तो उनका नाक नक्श, उनका रंग गोरा होता है, उनकी आंखें मुदी हुई से नहीं होती हैं, उनके चीक बोन्स भी फ़र्क हैं, उनका रंग उजला है, उनके बाल सुनहरे की तरफ जाते हैं, आंखें नीलापन लिए हुए हैं और देख के लगता है कि शायद उनके रक्त में कहीं थोड़ा यूरोपीय रक्त का अंश है। और आज भी लद्दाख से ऊपर नुब्रा वैली की तरफ चलें तो रास्ते में मिलते हैं इन लोगों के गांव जहां ये सादगी और खुशहाली का जीवन गुजारते हैं। जहां तक बात रही इन लोगों के खाने की, तो ये समुदाय जाना जाता है अंगूर की खेती के लिए। कश्मीर में उगते इन अंगूरों का जिक्र मशहूर यात्री हुएन त्सांग और 16वीं सदी के फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने भी किया है। माना जाता है कि कश्मीर में अंगूर हमेशा से ही पाए जा रहे हैं जंगली फलों के तौर पे, और आर्य समुदाय के लोगों ने अंगूर के बागान
और खेती को बढ़ावा दिया। जहां देश भर में नासिक और आसपास के इलाकों में मिलने वाले अंगूर और उनसे बनी वाइन मशहूर है, लद्दाख में इस अंगूर से मदिरा कई हजार सालों से बनती आ रही है और दर्द समुदाय के लोग इस कला में माहिर हैं। हवा संग दौड़ लगाते बादल और बादलों से इश्क लड़ाते पहाड़, लद्दाख सा सुंदर नजारा शायद ही देश के किसी और कोने में देखने को मिले। रेशमी इतिहास वाले कश्मीर का यह हिस्सा अपना इतिहास ढूंढता है रेशम राजमार्ग के जमाने से। तो रेशम राजमार्ग जब चलता था तो जो वो सौदागर चलते थे, वो कारवां चलते थे, वो गोबी के तकलामकान के रेगिस्तान से आते थे और छूते हुए लद्दाख की सरहद को फिर निकलते थे मध्य एशिया की तरफ। वहाँ से फिर नीचे उतरते थे, बरास्ता पंजाब, गुजरात और आज के महाराष्ट्र के बंदरगाहों तक पहुँचते थे। वक्त के साथ चलते बदलाव के कारण आज रेशम राजमार्ग भले ही सिर्फ किताबों और कहानियों में मिले, मगर इस रास्ते चलते कारवां के निशान आज भी देखने को मिलते हैं इसके रास्ते आए शहरों और गांवों में। सिल्क रोड का असली नाम देखो शाहराह रेशम, उर्दू में जो हिंदी में शाहराह रेशम कहता है। ज़्यादातर वो यारकंदी ताजिर रेशम का माल यहाँ भेजने के लिए लाते थे। चीन से भी ताजिर आते थे उस तरफ, यहाँ यारकंद से भी आते थे, इधर नीचे बल्तिस्तान से भी कुछ ताजिर आते थे, फिर वहाँ पंजाब से भी कुछ सामान आते थे। तो इन सब का मरकज़ जो हो लेह में सौदा किया करते थे। रेशम राजमार्ग का प्रभाव ना सिर्फ अपने रास्ते पड़ती जगहों के कारोबार पर हुआ, बल्कि रोजाना चलते ये सैकड़ों कारवां जिस भी जगह रुके, जिस भी बाजार में थमे, अपने साथ बटोरते गए अपने घर का स्वाद। सब्जी, गोश्त, चावल और गरम मसाले में पका ये यारकंदी पुलाव सफरी खाना था जो आसानी से एक बर्तन में पकाया जाता और दिन भर के सफर के बाद शौक से खाया भी जाता। आज भी लद्दाख की रसोइयों में पकते यारकंदी पुलाव का स्वाद याद दिलाता है उन गुजरे दिनों की जब यारकंद के व्यापारी यहाँ आया जाया करते थे। रेशम राजमार्ग के रास्ते ना सिर्फ व्यापारी लद्दाख पहुंचे, बल्कि कई समुदाय के लोगों को यहाँ की शांत और खूबसूरत जमीन रास आ गई। ऐसा ही एक समुदाय है बाल्टी मुसलमानों का, जो बाल्टिस्तान से यहाँ आ पहुंचा। बल्तिस्तान के लोग ज़्यादातर वहाँ खेती बाड़ी के, उनको ज़मीन कम होते थे, यहाँ ज़मीन कम होते थे, तो ज़्यादातर वो भी यहाँ आकर यहाँ से गुंदुम, गेहूँ वगैरह साध लेते थे और वहाँ अपना गुजारा करते थे। तो वहाँ ज़्यादातर गाय बैल वगैरह पालते थे और मक्खन वगैरह बल्तिस्तान में ज़्यादा होते थे। एक दूसरा वहाँ बल्तिस्तान में पुराने ज़माने में ये पत्थर का बर्तन जो है ना, और वो बर्तन यहाँ भेजने के लिए लाते थे नुब्रा तक, और ज़्यादातर यही पत्थर का बर्तन ही इस्तेमाल करते थे। लद्दाख से ऊपर नुब्रा वैली के आसपास ये बाल्टी मुस्लिम आज भी अपने समुदाय के साथ बंधे रहते हैं। और जहां तक बात रही इनके खाने की, तो अनाज और फसल के अभाव में ये लोग आसपास मौजूद चीजों से ही एक वन पॉट डिश तैयार किया करते हैं। ऐसी ही एक डिश है तपू,
जो बनती है बकरे या भेड़ के पाए से। टापू पहले ये जो गिरी होता है, खुबानी की गिरी, वो खट्टे गिरी को पहले कूट कर पीसते हैं, फिर उसको पानी में डाल, जो बर्तन में डालकर पानी डालकर खूब उबालते हैं। फिर उसके बाद आटे का छोटा छोटा गोला गोला बनाते हैं। गोला बनाकर उस जो गिरी का बना हुआ उसमें थोड़ा मिक्स करते हैं, उसी का नाम टप्पू कहता है। इस तपू के अलावा जौ के सत्तू से बनी डिश गुइमा बाल्टी मुसलमानों का मुख्य खाना है। यह गुइमा बनता है मिर्च, सत्तू, भेड़ या याक की चर्बी को पानी में उबालने से, और सर्द मौसम में यह डिश यहाँ के लोगों को गर्म रखने में भी काम आती है। जौ है ना, बरले, उसको जो रोस्ट किया है उसका पाउडर बनाया जिसका सत्तू हम कहते हैं, वही सत्तू लेके जाते थे। जब 99 में करगिल वार हुआ था तो यहाँ से लद्दाख वाले जो मर्द औरत सारा वहाँ पहुँच पे ये सत्तू पहुँचाते थे। लद्दाख की ऊंचाई और सर्दी के सामने गेहूं और चावल की फसल दम तोड़ देती है, मगर जौ यानी बार्ले यहाँ के लोगों की ही तरह इस मौसम का सामना करना बखूबी जानता है। कम पानी और भीषण सर्दी या गर्मी को सह लेने वाली ये फसल अपनी जड़ें पाती है मध्य पूर्वी एशिया में, और पिछले 5000 सालों से अफगानिस्तान और लद्दाख के पास के इलाकों में ये खाई जा रही है। लद्दाख का खाना अगर कहीं से मिलता है तो तिब्बत से मिलता है। तिब्बत की भौगोलिक परिस्थिति और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति लगभग एक सरीखी है। तो इस ट्रांस हिमालयन बर्फीले रेगिस्तान में बंजर धरती है, तापमान बहुत कम है, चीज़ें बहुत कम उगती हैं, तो यहाँ के लोग सिर्फ उस उपज पर जीवित रहते हैं जो उनको सुलभ थी, जिसमें मोटा ज्वार का, बाजरे का, मिलेट्स का आटा है। जो पशु इनके थे वो याक हैं, और ये तुलना आप कर सकते हैं दूसरे छोर पर अरुणाचल जो तिब्बत के साथ मिलता है उसके खाने के साथ। रेशम राजमार्ग के करीब 800 साल बाद लद्दाख पे एक और गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव पड़ा, जिसने यहाँ के खाने की शक्ल बदल दी। हिंदुस्तान में जन्मा बौद्ध धर्म बारास्ता दक्षिण पूर्वी एशिया से चाइना, तिब्बत और लद्दाख तक पहुंचा, और इन लोगों के खाने पे एक गहरा तिब्बती प्रभाव पड़ा। थुक्पा मीट, सब्जी और नूडल्स के साथ बना एक तरीनुमा शोरबा मूल आहार है तिब्बत और हिंदुस्तान में रहने वाले बुद्धिस्ट्स का, और इस थुक्पा की इजाद तिब्बत की ही मानी जाती है, जो 7वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षुओं के साथ लद्दाख तक पहुंचा। थुक्पा के अलावा गेहूं से बनी एक डिश खूरा लद्दाख में बुद्धिस्ट न्यू ईयर के समय काफी खाई जाती है, और क्योंकि गेहूं यहां नहीं उगता, इसीलिए बाहर से लाए गेहूं को लद्दाख में जमीन के नीचे रखा जाता है। गेहूं रखने के लिए जो अंडरग्राउंड स्टोर बनाते हैं, तो उसमें अनाज जो है ना कई सालों तक भी वो जमा करके रखते हैं। ऐसी बात नहीं कि इस साल जमा किया तो उसको उसी साल ख़त्म करना है। 4, 5, 10, 20 साल तक भी चलता है इस तरह का। तो सर्दियों में तो फसल मिलता नहीं है, तो इसलिए जो एक बार फसल मिलता है तो लोग अपने फसल को वहीं अंडरग्राउंड स्टोर में जमा करके रखते हैं। इन बुलंद पहाड़ों के शिखर पे टिमटिमाते ये बौद्ध विहार और लाल चोंगा डाले ये महंत परचम है मनुष्य की सहन शक्ति और दृढ़ता का, जो नजर आता है इनके खाने में।
लद्दाख के एक ओर जहां ठिठुरता मौसम और बंजर पथरीली जमीन है, वहीं नुब्रा वैली घर है कई नायाब फलों का, जिसकी मांग सारी दुनिया में है। और नुब्रा वैली के गांव तुर्तुक में उगने वाले एप्रिकॉट या जर्दालू की किस्म अपने स्वाद और रंग में अनोखी है। एप्रिकॉट का असली हमारे यहाँ पर 7 किस्म का है। एक तो मागुलम है, ये बल्तिस्तान से एक बागुलम का नाम से पुकारता था उस शख्स का नाम, तो उसने लाया, उसने वो पियोन लाया था। एक तो यहाँ पर ये गिरी जो आता है इसका लुली, यानी हमें यकपा बोलते हैं उसको, यकपा जो लगाते हैं तो वो उगते हैं। इस एप्रिकॉट की इजाद चीन की मानी जाती है और पिछले 1400 सालों से इसका कश्मीर में उगने का सबूत मिलता है। जहां तक बात रही तुर्तुक की, तो यहां रहने वाले लोग इस एप्रिकॉट को ले उसका जैम, मुरब्बा, जूस, तेल और यहां तक कि चॉकलेट भी बनाते हैं, जो इन लोगों के रोजगार का जरिया बनता है। और लद्दाख के बाकी इलाकों में इस एप्रिकॉट या खुमानी को ले बनाई जाती है एक मीठी डिश फेसी, जिसमें पकी हुई खुबानी को ले चाशनी में डुबोया जाता है। यह डिश अपनी पाक शैली और स्वाद में तो हैदराबादी खुबानी के मीठे से मिलती जुलती है, और शायद फेसिंग को ही मुगल अपने साथ दिल्ली और हैदराबाद तक ले गए हों। खुमानी के अलावा लेह के आसपास के इलाकों में एक नायाब बेर की किस्म देखने को मिलती है, जिसे लेह बेरीज या सी बकथॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। ये ले बेरी जो है वो आम ज़्यादातर यह है, ले बेरी का जंगल जो है वो यहाँ नुब्रा में है, जिसे हमें सॉक्स कहते हैं। आजकल कहता है ले बेरी में बहुत क़ुव्वत ताकत है। ये हम तो कह नहीं सकते हैं कि इसमें क्या क्या क़ुव्वत होता है, मगर ले बेरी जो बहुत कई सालों से बहुत मशहूर हुआ गया ले बेरी नाम का। प्राचीन काल में इस सी बकथॉर्न को घोड़ों और ऊंटों को खिलाया जाता था, ताकि वो यहाँ के मौसम का सामना करते हुए चुस्त और तंदुरुस्त रह सके। और इस बेर के फायदों को देखते हुए यहाँ के लोगों ने भी इसको जूस और फल के तौर पे खाना शुरू किया। गुरूर से खड़े इन पहाड़ों के बीच क्षितिज तक बिछी ये सुनसान सड़कें और आसमान में रुई के कतरों की तरह बिखरे बादल, इस नजारे की ऐसी खूबसूरती है कि कोई कैमरा या कितने भी अल्फाज इसका मुकाबला नहीं कर सकते। शान से सीना ताने ये पहाड़ और मीलों तक बिछा ये सपाट मैदान दिखने में भले ही खूबसूरत लगे, मगर सोचिए आज से कुछ 100 साल पहले बिना मोटर के यहां सफर करना और जीना कितना मुश्किल होगा। मगर इस मुश्किल हालात में यहां के लोगों ने सहारा लिया याक का। जी किया तो इसकी पीठ पर सवार होकर सफर कर लिया, मादा याक का दूध निकाल उसको पी लिया या उस दूध का मक्खन बनाया, और बूढ़े याक को हलाल कर उसका गोश्त खाने के इस्तेमाल में लाया। जो पहाड़ी जो गांव है ना, मिसन, खरदौन, डीगा, टंगयार, कुछ गांव पहाड़ी गांव है यहाँ पर ऊंचाई पर, क्योंकि याक जो है वो गर्म इलाके में पाल नहीं सकता है, उसको सर्दी की ज़रूरत होता है। तो यहाँ पहाड़ी गांव में याक पालते हैं, वहाँ के लोग तो याक का बोझ भी खाते हैं। सर्दियों में यहाँ भी थोड़ा बहुत भेजने के लिए भी लाते हैं। मादा याक का दूध यहाँ के सर्द मौसम में लद्दाख के लोगों को भरपूर पोषण और सहन शक्ति प्रदान करता है। याक का दूध जो है वो याक, मादा याक को यहाँ के ज़बान में डीमो कहता है। वो डीमो के दूध जो है वो बहुत मुक़व्वी ग़िज़ा, बहुत अच्छा ग़िज़ा है। उसका डीमो का मक्खन जो है वो मशहूर होता है।
लद्दाख का सफर और बुद्धिस्ट रहन सहन का एहसास अधूरा है याक के दूध की नमकीन चाय पिए बिना। यहाँ का जो आब हवा जो खुशक है वो खुशक होने पर यहाँ के इलाके के लिहाज से नमकीन चाय बहुत मौजूद चाय बनाता है। कर यहाँ चाय का खूब उबाल कर अरक जैसा बनाते हैं, तो वो अरक जैसा बनाकर उसको चटंग कहते हैं। फिर जब चाय बनाते वक्त पहले बर्तन में पानी डालना, फिर वो जो चाय का रस निकाला हुआ चटंग थोड़ा सा डालते हैं, फिर उसमें नमक डालते हैं, फिर उसमें दूध डालते हैं, फिर उसमें मक्खन भी डालते हैं। तो उसको मिक्स करने के लिए एक स्पेशल नलका जैसे होता है जिसे गुरगुर कहते हैं, गुरगुर में डालकर खूब मिक्स करते हैं। तो वो मिक्स करने के बाद ये हमारे आब हवा खुशक होने की वजह से ज़्यादातर यहाँ के लोग नमकीन चाय को पसंद करते हैं। हिंदुस्तान के शिखर पे शान से बैठे ये पहाड़ गवाह हैं उन दिनों के जब सिल्क रूट के रास्ते यहाँ कई व्यापारी आते थे और इसी रास्ते यहाँ पहुंचा यारकंदी पुलाव और बाल्टी मुसलमानों का खाना। जौ की फसल यहाँ के लोगों की ही तरह मुश्किल मौसम में भी जीने का सबक सिखाती है और थुक्पा एक चक्र को पूरा करता है जो शुरू हुआ बौद्ध धर्म के जन्म के साथ और दक्षिण पूर्वी एशिया और चाइना से फिर वापस हिंदुस्तान पहुंचा। ये थी कहानी लद्दाख के खाने।